बच्चों एज प्रोमिस्ड लाइव प्रोसेस कंप्लीट मैपिंग और रिवीजन वन शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइव प्रोसेस बेसिक चीज़ें क्या हैं उससे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ लाइव प्रोसेस कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वेदर इट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों उनको कुछ यूनिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म से, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, होम्योस्टेटिस। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है और ये सारी प्रोसेसेस मिलकर कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन ये चार प्रोसेसेस हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी बच्चों। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं फूड की फॉर्म में और उसको लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। मेनली तीन टाइप के फूड सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम एनर्जी सोर्स कहते हैं, आपने ऐड देखा होगा ना, ग्लूकोन डी जान में जान डाल दे पीते ही, तो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, इसलिए इमीडिएट जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं फैट्स। आजकल के बच्चों में बड़ा क्रेज है पिज्जा बर्गर खाने का, है ना, या बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंसेस अगर हम खाते हैं तो फैट्स जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो स्टोर्ड फूड कहा जाता है। और जो मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए जो जरूरी होते हैं दे आर नोन एज प्रोटीन, सो उनको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होते हैं टू फुलफिल देयर लाइफ नीड्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। जो एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों कहा जाता है। अब जो न्यूट्रिशन है बेटा वो दो टाइप का होता है। ओटो का मतलब सेल्फ, एंट्रोपिक मींस सिंथेसिस। तो सेल्फ सिंथेसिस करने वाले क्या हो गए? ऑटोट्रोप्स, कि उनमें एबिलिटी होती है कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये दो टाइप का होता है, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो अपना फूड केमिकल एनर्जी के हेल्प से बना लेते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेटिक। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जबकि जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। अब वो सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं जो डेड डिकेड मैटर से अपना फूड लेते हैं, जैसे फंजाई हो गए। पैरासिटिक हो सकते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड करते हैं। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्टो एंड एंडोपैरासाइट। अगर बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट और अंदर है तो एंडोपैरासाइट। जैसे लाइस होती हैं, जुएं होती हैं, वो बॉडी के ऊपर होती हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट। लेकिन इकोलाई हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, वो एंडोपैरासाइट की तरह काम करता है। तो एक्टो एंड एंडोपैरासाइट दो टाइप हो गए। और होलोजोइक न्यूट्रिशन होल फूड लेते हैं माउथ या माउथ जैसी ओपनिंग के थ्रू और फिर उसका डाइजेशन होता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कह देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चों? चलिए अब न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स में। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और लीफ जो है मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का। दोनों में डिफरेंस है, ऑर्गन क्या है, लीफ है, साइट क्या है, होती कहां पे है? क्लोरोप्लास्ट में। दो फेजेस में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट नाम से पता चल गया कि सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले जो सनलाइट एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो लाइट एनर्जी की यहां पे कोई सेंस नहीं है तो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अल्टीमेटली होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का हो जाता है बच्चों ब्रेक डाउन, तो इससे हमें प्रोटॉन्स और या हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस मिल जाते हैं। ये यूज करते हैं या ये यूज होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये दोनों कहलाते हैं एसिमिलेटरी पावर। और ये एसिमिलेटरी पावर बच्चों यूज होगी आगे जाके डार्क रिएक्शन में जहां पे फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ CO2 यूजिंग दिस हाइड्रोजन, मैंने बताया ना अभी आपको, और इससे हेक्सोज शुगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लांट्स में ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट होगा, ध्यान रखना, जब ट्रांसपोर्ट होगा तो सुक्रोज की फॉर्म में होगा। स्टोरेज किसकी फॉर्म में है? स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज की फॉर्म में होगा। डार्क रिएक्शन को बच्चों ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम डार्क रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स हैं दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ये हो गया यूनिसेलुलर अमीबा। तो देखिए 5 मेन स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के। सबसे पहले इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। अब ये सराउंडिंग में अमीबा के फूड पार्टिकल्स हैं और ये अमीबा यहाँ पे एक वैक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा जिसको बाद में हम फूड वैक्यूल कह देंगे। ये वैक्यूल है, ठीक है। अब ये जो सराउंडिंग फूड है इसको टेम्पररी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, उनकी हेल्प से वो बॉडी के अंदर ले लेता है। तो ये हो गया इंजेशन। अब जो ये फूड था ये पहुंच गया इस वैक्यूल में, तो वैक्यूल क्या बन गया? फूड वैक्यूल में चेंज हो गया। ये फूड वैक्यूल में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन स्टार्ट। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो साइटोप्लाज्म में, वो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सेकंड स्टेप, अब जो डाइजेस्टेड फूड है ये सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज थर्ड स्टेप।
और उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करना, उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करना फॉर वेरियस प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो वेस्ट जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट वैसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहते हैं, दैट इज नोन एज इजेशन। आगे बताऊंगा एक्सक्रीशन और इजेशन में फर्क क्या है, चलिए अभी बता देते हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है दैट इज एक्सक्रीशन, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव होता है दैट इज इजेशन। फर्क समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। होलो जो एक मैंने बताया था, सॉलिड फूड माउथ या माउथ जैसी ओपनिंग के थ्रू लेते हैं। 5 फेजेस, इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल सिंपलर फॉर्म। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जब पहुंच जाएगा तो वो एब्जॉर्ब हो गया, और उस एब्जॉर्ब फूड की एनर्जी को यूटिलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज नोन एज डिफिकेशन और इजेशन। ये 5 फेजेस हैं, 5 फेजेस के ऊपर से सारा प्रोसेस काम करता है। ठीक है, चलिए अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं बच्चों 2 पार्ट, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल पूरी जो अगर हम माउथ से और एनस तक की बात करें तो ये लगभग 10 से 11 मीटर लॉन्ग होती है एक मस्कुलर ट्यूब। सबसे पहले आ जाता है माउथ, जहां पे अपर और लोअर लिप्स उसको गार्ड करते हैं, लैब्रम और लैबियम। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आ जाता है दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी, जहां पे टीथ और टंग मैस्टिकेशन में और मिक्सिंग में सलाइवा की हेल्प करते हैं। देन इट गोज टू थ्रोट और फेरेंक्स, ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली रीचेस टू एनस। और ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, पैनक्रियाज और लीवर, ये 5 ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो फूड है वो पहुंचेगा कहाँ पे, इस माउथ में। ठीक है, ये इंजेशन के लिए एंटीरियर ओपनिंग है। क्लियर बच्चों? फूड पहुंच गया माउथ में, माउथ में कहाँ है, बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में टीथ और टंग दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो टीथ क्या करेंगे, टीथ करेंगे ब्रेकिंग ऑफ फूड, इंसिजर्स, कैनायंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 4 टाइप के टीथ हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। और जो टंग है, टंग का क्या काम रहेगा, उसको प्रॉपर मिक्सिंग करेगी। ठीक है, उसके बाद ये फूड पहुंच जाएगा फेरेंक्स में। ठीक है, फेरेंक्स एक ट्यूब है, अब यहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं, इसी के पास प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, आगे अलग से बताऊंगा। यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो सलाइवा सिक्रेट करेगा, जो फूड का एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको बोलस कहा जाएगा। अब यहाँ से फूड पहुंचेगा बच्चों नीचे की तरफ इस ट्यूब के थ्रू ईसोफेगस में, और मूवमेंट जो होगा उसको पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहेंगे या पेरिस्टल्सिस कहेंगे। ठीक है, ये बोल जो थी, बोलस जो था, धीरे धीरे ये मस्कुलर ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट या पेरिस्टल्सिस। अब यहां से पहुंच गया स्टमक में, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जे शेप स्ट्रक्चर, स्टमक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक या पाइलोरस, 3 पार्ट होते हैं। फंडस में गैसेस स्टोर होती है, बॉडी ये मेन एरिया है जहां पे बच्चों डाइजेशन होता है। यहां पे मेनली डाइजेशन होता है बॉडी पार्ट में। फंडस वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट से अटैच हो जाता है। यहां से फिर फूड पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 99% या जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और लास्टली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा और फीकस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये फीकल मैटर टेम्परली जाके रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब बताता हूं क्या होता है हमारे ग्लैंड्स में। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मैंने पीछे भी बताया आपको, पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं। पेयर्ड ग्लैंड है, ओनली ग्लैंड विच आर पेयर्ड, 3 पेयर हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ठीक है, 3 ग्लैंड है। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, तो टंग के नीचे, चीक्स पे और सबसे ऊपर। उसके बाद ये सलाइवा सिक्रेट कर देंगे, जिसमें टाइलिन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज है, जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में और यहाँ पे माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। ठीक है, ये काम होता है सलाइवरी अमाइलेज का। उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेंगे। उसमें क्या क्या होता है, मेनली HCl होता है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा म्यूकस और वाटर यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन की सिक्रेशन को कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। अब इसमें यहाँ पे क्योंकि सारा डाइजेशन होना है तो यहाँ पे लीवर की जो सिक्रेशन है बाइल जूस वो भी आ जाता है, जो पैनक्रियाज की जो सिक्रेशन है पैनक्रेटिक जूस वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और सारा एक्शन एक साथ होता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि बाइल जूस सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट के प्रेजेंस में। बिलिरुबिन और बिलिरुबिडिन, ये 2 मेन बाइल पिगमेंट्स हैं। बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, जब इसकी एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन आवर बॉडी। ठीक, और ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये जो मैं बता रहा था कि माउथ में जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो बोल बन गई, उसको कहेंगे बोलस। जब स्टमक में गैस्ट्रिक एंजाइम का एक्शन होगा उसके बाद बन जाएगा चाइम। देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज नोन एज चाइल, एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बन जाता है, ये फीसेस या फीकल मैटर बन जाता है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब अगले सिस्टम की तरफ चलते हैं, रेस्पिरेशन। कैटाबोलिक प्रोसेस है,
जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है फूड सब्सटेंसेस का प्रोड्यूस एनर्जी, और वो एनर्जी बच्चों होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी मिली फूड से न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू, और वो स्टोर हो गई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को यूजेबल केमिकल एनर्जी में चेंज करना, एटीपी में चेंज करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्लियर बच्चों? और साथ में हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा जहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और CO2 और H2 एज एंड प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस बच्चों होती है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ये कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के थ्रू ही एटीपी की फॉर्मेशन होगी, और इस पूरी प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, दैट इज 38 एटीपी मॉलिक्यूल। लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन है और लैक्टिक एसिड और इथेनॉल जैसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। बहुत कम एनर्जी, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, डिकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। ह्यूमन बींग्स की जो आरबीसीज है ना बच्चों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर इन्यूक्लिएटेड, तो वो अनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। बात समझ में आई? तो आप में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? हमारी बॉडी में भी अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कई बार, मसल फटीग जिसको कहते हैं। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो तो मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, दैट कंडीशन इज मसल फटीग। बहुत हैवी एक्सरसाइज रनिंग करते हैं तो वो कंडीशन होती है बच्चे, ठीक है। चलिए, अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं पहले हम, कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर था प्लांट्स में, वो साइटोप्लाज्म में आके और पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, पायरुविक एसिड के बच्चों, ठीक है। अब यहां से डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक लिंक रिएक्शन होगी जहां पे ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन कर देगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा यहां पर क्रेब्स साइकिल ऑपरेट और 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फाइनल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नेट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, ये नेट रिएक्शन है, और टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा क्या प्रोडक्ट बना है। अगर इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है जैसा कि यीस्ट में होता है तो उसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह देंगे, और अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो उसको कह देंगे बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो डिपेंड करेगा कौन सा प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल, वही फर्मेंटेशन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये हो गया हमारा अनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर बच्चों? एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस आपको पता चल गए, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं फेजेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है ब्रीथिंग और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको जो मैंने भी आपको बताया। ब्रीथिंग में क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज होता है गैसेस का, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में ये जर्नल सरफेस के थ्रू हो सकता है या स्टोमेटा या लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फ्रॉग में स्किन के थ्रू होगा तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देंगे ना। फ्रॉग में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी होता है, और फ्रॉग में पल्मोनरी लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। इसी तरह फिशेज में गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम ट्रैकिया होता है जहां पे स्पाइरकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा इन सब में। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अदरवाइज हम चलते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। इसमें सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरी तरफ आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको पता है, लंग्स होते हैं, पेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसकी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, ये 2 एक्सटर्नल लेयर्स या लेयर्स जो होते हैं जो इनलेट का काम करते हैं। ऑक्सीजन की एंट्री यहां से होती है और CO2 का एग्जिट भी यहीं से होता है। उसके बाद आपने अपने नोट में देखा होगा एक लंबा सा पैसेज वे है जिसको हम नेजल चैम्बर कहते हैं, और ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में विद हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। यहां पे 3 रीजन है, वेस्टिबुलर रीजन, सेंसरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। यहां से जो एयर है वो पहुंच जाती है फेरेंक्स में, जो कॉमन पैसेज वे है फॉर फूड एंड एयर। इसीलिए नेचर ने बहुत सिस्टमेटिक काम किया हुआ है बेटा। यहां पे जब यहां से जब एयर जाएगी लैरिंक्स में तो यहां पे 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, इसलिए लैरिंक्स को कह देते हैं साउंड बॉक्स। यहां पे जो फूड और एयर का पैसेज भी था ना, उससे बचाने के लिए देखो नेचर ने क्या कर दिया, एक एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक कवरिंग दे दी कि भाई बोलोगे खाते टाइम तो फूड पहुंच जाएगा अंदर। इसलिए आपके बड़े बूढ़े कहते हैं ना, मम्मी पापा दादा दादी कहते हैं कि खाते टाइम बोलना नहीं है, वो इसलिए है। लेकिन फिर भी नेचर को पता है हम सुधरेंगे नहीं, तो वहां पे एक एपिग्लोटिस दे दिया जो कवर कर देता है साउंड बॉक्स को। यहां से एयर पहुंचती है विंड पाइप में, ट्रैकिया में, जहां पे इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, और ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और हर साइड के लंग्स में एक ब्रांच पहुंच जाती है। लंग्स के अंदर फाइन ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और फिर वहां से और छोटी छोटी जैसे आप जब पेट पे देखा होगा ना ब्रांचेज होती हैं, उसी तरह की ब्रांचेज हो जाती हैं और ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई का जो ग्रुप होता है ना, इस तरह से एल्वियोलाई का जो ग्रुप होता है बच्चों, दैट इज नोन एज एल्वियोलर सैक। और इस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग की वजह से जो टोटल सरफेस एरिया है लंग्स के अंदर 80 मीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है, विच इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज। क्लियर टू एवरीवन?
चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन की जो सब्सटेंसेज हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भी पहुंचाना है जिससे हर सेल के पास वो पहुंच सके। तो प्लांट्स में काम कर देता है वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, और एनिमल्स में काम कर देता है वेस्कुलर सिस्टम। अब ह्यूमन बींग्स में हमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। नहीं, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स ये मिलकर बना देते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स मिलकर बनाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए बात करते हैं। तो जो ब्लड है बेटा वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है। इसके दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। नॉन सेलुलर पार्ट जो 55% बनाता है और सेलुलर पार्ट सिर्फ 45% बनाता है। नॉन सेलुलर पार्ट में होता है प्लाज्मा जो 90 से 92% वाटर का बना हुआ है। उसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स में अगर मेनली बात करें तो एल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, है ना। ये मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सेलुलर पार्ट में ब्लड कॉर्पस्कल्स जिनको नॉर्मली आप ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसीज जो कि रेड कलर की हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। यहाँ पे आयरन होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, विदाउट न्यूक्लियस इन्यूक्लिएटेड होती हैं और गैस एक्सचेंज में O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। इनको कॉमनली इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। WBC ल्यूकोसाइट्स कलरलेस जिसका लाइफ स्पैन 7 डेज के आसपास है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। और बाकी बची प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं जो 1 से 5 दिन के लाइफ स्पैन के साथ ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, विटामिन K या फाइलोक्विनोन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में बेटा, ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, अब हार्ट, ब्लड की बात कर ली, उसके बाद हार्ट। ये डायमेंशंस हैं। जो एक फीस्ट होती है, जो हमारा मुक्का होता है, एक मुट्ठी होती है, उसके साइज का होता है, और वेट 300 ग्राम मेल में और 250 ग्राम फीमेल में। इसलिए कहते हैं 250 ग्राम का दिल है तेरा, क्या करेगा तू। मेन पंपिंग ऑर्गन जहां पे 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती यहाँ पे। अगर यहाँ से शुरू करें तो देखिए राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल है जहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा आके खुलते हैं, इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं। राइट वेंट्रिकल ये नीचे वाला पार्ट हो गया जहाँ से इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स के पास फॉर प्योरिफिकेशन। लेफ्ट ऑरिकल ये वाला पार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल जो पल्मोनरी वेन के हेल्प से प्योर ब्लड रिसीव करता है लंग से। और लेफ्ट वेंट्रिकल ये नीचे वाला हिस्सा है जो बॉडी पार्ट्स को ओटा के हेल्प से ब्लड सर्कुलेट कर देता है। जो डोर्सल ओटा है बेटा वो सबसे बड़ी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है लंग्स के अलावा। और पल्मोनरी ओटा उल्टा काम करेगा, CO2 ब्लड कैरी करेगा लंग्स पे फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के हेल्प से ये ब्लड कलेक्ट होता है, प्योर ब्लड कलेक्ट होता है। एंड पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लंग से इनटू लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर बच्चे? ओके जी। अब ये ब्लड वेसल्स है, इनका कंपैरिजन आप देख लीजिए। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और जो इंटरकनेक्टिंग स्मॉलेस्ट आर्टरीज और वेन्स होती हैं, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स जो होते हैं, दे आर कैपिलरीज, ठीक है। थिकेस्ट होती है, ये थिनेस्ट होती है, थिन होती है और थिनेस्ट है कैपिलरीज। आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते लेकिन वेन्स में वॉल्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। यहाँ पे आर्टरीज में हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो करता है क्योंकि वो डीपली प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है और ब्लड स्लोली फ्लो करता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है आर्टरी वेन्स का, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज्ड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। देखिए राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ओटा के हेल्प से लंग्स में गया, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से लंग्स से प्यूरिफिकेशन होकर ब्लड पल्मोनरी वेन के हेल्प से लेफ्ट ऑरिकल में आया, है ना। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ओटा के हेल्प से बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। बॉडी पार्ट्स में जब जाएगा तो यहाँ पे CO2 मिक्स हो गई, O2 यूज हो गई, और फिर वो CO2 वाला जो ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ने कलेक्ट करके राइट ऑरिकल के पास भेज दिया। राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ फिर से लंग्स में चला गया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन। याद रहेगा बच्चों। आगे मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन से आया, बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देते हैं, ओटा बॉडी पार्ट्स में लेके गया, ऑक्सीजन यूज हो गई और CO2 मिक्स हो गई। अब ये हो गया इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड ने इसको सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ने कलेक्ट किया और भेज दिया राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के हेल्प से राइट वेंट्रिकल में और फिर पल्मोनरी आर्टरीज को लेके लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। एज सिंपल एज दैट। आपको याद रखने में बहुत ईजी रहेगा इस तरह से आप अगर लिखोगे तो, ठीक है। अब हार्ट में अलग अलग वॉल्स होते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब जहां पे इम्प्योर ब्लड है राइट साइड में वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड है जहां पे प्योर ब्लड है वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व। इसके अलावा राइट और लेफ्ट साइड में सेमील्यूनर वॉल्व, हाफ मून शेप्ड वॉल्व्स भी होते हैं जिनको सेमील्यूनर वॉल्व्स कहते हैं। राइट सेमील्यूनर वॉल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ओटा के बीच में, और लेफ्ट सेमील्यूनर वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमैटिक ओटा के बीच में। होगी ना आसान काम। चलिए अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठक 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 ठक। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसको सिस्टोल कहेंगे, लब, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट डायस्टोल कहलाता है, डब साउंड। दीज लब एंड डब साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जब सेमील्यूनर वॉल्व प्रोड्यूस होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको सेकंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट सिस्टोल,
120 mm ऑफ Hg इसकी वैल्यू होती है। रिलैक्सेशन डायस्टोल 80, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो गया 120/80, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई बातें। अब ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में वो कैसे होगा, जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो जाइलम है डेड टिश्यू और ये है लिविंग टिश्यू। जाइलम में है ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वो एक कंटीन्यूअस कॉलम बना लेते हैं जो कि रूट से टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट वाटर को और मिनरल्स को सप्लाई कर देता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, ठीक है। जाइलम नॉर्मली वुड कहलाता है और डिफ्यूजन और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है बच्चों। जबकि फ्लोएम में सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं सोर्स से जहाँ पे बना और सिंक में जहाँ पे उसको यूज होना है, तो ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहलाती है और यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी के फॉर्म में, तो ये हो गई एक्टिव प्रोसेस। क्लियर बच्चों। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट ये पैसिव प्रोसेस और ये एक्टिव प्रोसेस होगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन कर दिया था, तो यहां से आप दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो एरियल पार्ट है, अपर पार्ट है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में पार्ट है प्लांट के, वहां से वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस कहलाता है बच्चों ट्रांसपिरेशन। ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए और अपवर्ड मूवमेंट जो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा उसकी हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन रेगुलेट होता है स्टोमेटा से। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, देखिए ये हैं दो गार्ड सेल्स और इनके बीच में स्टोमेटल पोर आपको दिखाई दे रही है। जब सफिशिएंट वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स को, तो ये स्टोमेटा जो है ना स्पंज की तरह होते हैं, सॉरी गार्ड सेल्स, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, तो जो स्टोमेटल पोर है उसका साइज भी बढ़ जाएगा। इट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन जब वाटर कम है, लेस वाटर इज अवेलेबल, तो ये स्टोमेटल पोर का साइज श्रिंक हो जाएगा। इट इज नोन एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये गार्ड सेल, ये स्टोमेटल पोर और जो स्टोमेटा के चारों तरफ ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये सब मिलके क्या कहलाता है, स्टोमेटल एपरेटस। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे इसको मेंशन किया है बच्चों। और लास्टली अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट बने उनका सेपरेशन, कलेक्शन और रिमूवल, जिससे कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक ना रह पाए क्योंकि वो हार्मफुल है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बींग्स में यूरिया मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो हम होंगे यूरोटेलिक। अगर अमोनिया वेस्ट होता है तो क्या कहलाता, अमोनोटेलिक। और अगर यूरिक एसिड होता है तो यूरिकोटेलिक, जो कि बर्ड्स में होता है। एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया होगा और बर्ड्स में यूरिक एसिड होता है। क्लियर। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। किडनीज मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कनेक्टेड होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो टेम्परली स्टोर करता है, और यूरेथ्रा जो उसको बाहर भेजने में हेल्पफुल होता है। तो बीन शेप स्ट्रक्चर आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला 2 पार्ट में डिवाइड होती है। यूरिन फॉर्मेशन और पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत कुछ इसमें समझने का जैसा नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में पूरी होती है बेटा। सबसे पहले ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में हाई प्रेशर पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद अभी भी इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वापस से अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस अलग अलग एरियाज में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो फ्लूइड बचता है उसमें कोई काम की चीज नहीं होती और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो इट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन या सिक्रेशन। समझ आया बच्चे। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है हमारी किडनी की। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलकर माल्पेजियन ट्यूब्यूल बनाते हैं और उसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि लूप्ड एरिया है, जैसे लूप ऑफ एनले, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चों। अब प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोमेटा के थ्रू वाटर और CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाते हैं, या फिर रेजिन्स गम्स की फॉर्म में, राइट। सम रिलीज इन द सोइल इन वाया रूट्स। तो होप चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो हमेशा की तरह आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग।